नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत। और बड़ा चिंता का विषय यह है कि आतंकवाद का केंद्र बिंदु अब राजौरी पुंछ बन गया है। ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट आतंकवाद मुक्त है। ये अलग बात है कि ये ट्विंस डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्कुल एलओसी के साथ सटे हुए हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको इतिहास में देखें जी, तो ये जो एरिया है राजौरी पुंछ, मुगल रोड इनटू शोपियां, साउथ कश्मीर, और ऊपर से नॉर्थ की तरफ से कुपवाड़ा की तरफ से तंगदार और साधना पास के ऊपर से, ये दो जो इलाके थे, ये इनको बोला जाता था ये टेररिस्ट की हाईवे है। जी, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडक्ट करते हैं उनकी हाईवे है। जी, तो ये ऊपर चल रहा था सिस्टम। अभी जब से 370 गया तो जितनी सेंट्रल सर्विसेज थी वो सारी एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स के अंडर काम कर रही थी। पहले ये जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ दैट डे थी वो सेंट्रल हेडक्वार्टर को, यूनिफाइड हेडक्वार्टर को फंक्शन नहीं करने देती थी। जी। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, और वहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर मॉनिटरिंग है। तो कश्मीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त शिकंजा कस दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि हर दिन आप अखबार में पढ़ते हैं कि यहाँ तो टेररिस्ट को पकड़ा जा रहा है, या उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, किन्हीं की प्रॉपर्टीज सीज हो रही हैं, हवाला चैनल्स को सील किया जा रहा है। तो इसका मतलब वहाँ प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अभी इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई के पास क्या ऑप्शन थी? अब मुगल रोड आपने इम्प्रूव कर दी है, देखने को तो ये डेवलपमेंट वर्क है, बट अल्टीमेटली आपने उनको असिस्ट कर दिया है कि जो कुछ उनके पास त्राल में छुपने की जगह थी, अभी वो चढ़ के मुगल रोड में आकर के और आगे राजौरी पुंछ में ये आपकी जो कालीधार और उसके नॉर्थ का एरिया है, या बिम्बर गली, या ये वाले बेसिकली इलाके हैं, इनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। जी। अब ये जो इलाके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पे इंसर्जेंसी हुई है। ये आज से मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद 10 साल पहले यहाँ पे जो टेरेन है वो बहुत ही अंडुलेटिंग टेरेन है, फॉरेस्टेड टेरेन है। यहाँ पे छुपना काफ़ी ईजी है। हालांकि फेंसिंग करी हुई है, परंतु वहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो छुपने की जगह है, टेरेन की जगह है, उसको 100% रोकना नामुमकिन है। और यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल केव्स हैं। तो 10 साल पहले यहाँ पे एक आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सर्प विनाश, और उन्होंने उसमें जाके एक एक केव को ढूंढा था। परंतु उस वक्त शायद नॉलेज नहीं थी, और ये मुगल रोड भी उतनी डेवलप नहीं थी, शायद ये दिमाग में नहीं आया कि इन केव्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और ये डिस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है कोई मेरा पिछले 6-8 महीने पहले। इन्होंने सारी केव्स की मैपिंग करी है और उनका डिस्ट्रक्शन का काम शुरू करा, और वो आज भी जारी है। जी। परंतु जहां तक टेररिस्ट के जो आकाओं का स्ट्रैटेजी का सवाल है, तो उनके लिए और कोई चारा नहीं था कि इस रोड से निकाल के वो जम्मू की तरफ शिफ्ट करें। नहीं ब्रिगेडियर साहब, क्या वो हमसे एक कदम आगे चल रहे हैं? हमारी सोच से उनकी सोच ज्यादा बड़ी है। देखिए, ये एक कैट एंड माउस गेम है, या मैं बोलूंगा डिफेंडर वर्सेस इंट्रूडर, डिफेंडर वर्सेस ऑफेंडर। ऑफेंडर हमेशा डिफेंडर का, अभी दुनिया में आज तक कोई भी डिफेंसिव पोस्टर जो है ऐसा नहीं है जो ब्रीच ना हुआ हो, क्योंकि ऑफेंडर जो है कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। तो उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ कश्मीर के ऊपर फोकस करने से, ये वाला जो इलाका है, जो उनको टेरेन उनको फेवर करता है, चाहे कितनी भी आप आर्मी वहां लगा लो, और इस वक्त जो हालात है वहाँ के, पॉपुलेशन भी फेवर करती है। जैसे आपने देखा, सबसे पहले आई थिंक शुरू ये हुआ था यहाँ से डांगरी से, डांगरी के बाद आपका हुआ भट्टा दौरिया, फिर हुआ कांडी, फिर आके ये सारे के सारे ऑपरेशन शिफ्ट हुए आपके मुगल रोड के ऊपर जो सारे एरियाज हैं। और अभी ये जो अभी लेटेस्ट आपने बोला ये डीकेजी है, बेसिकली ये भी मुगल रोड की एक्सटेंशन ही है। तो ये जो इलाका है डीपली फॉरेस्टेड, डीपली वुडेड, उसकी वजह से ये वहाँ पे ये ऑपरेशन जो कल रात को एक दुखद घटना हुई है, लकीली अभी तक कोई शहादत की खबर हमें नहीं मिली है, परंतु हमने भी जो टेररिस्ट वहाँ पे हैं उनको भी शायद एक आधा कोई इंजर्ड ही है, कोई मारने की कोई खबर नहीं है। परंतु इसमें इस सारी कवादत में ये एक मज़ेदार बात जो पहले आती है कि ये इस वक्त हो रहा है जब बर्फ पड़ चुकी है जी, और यहाँ पड़ रही है। पहले क्या होता था कि बर्फें पड़ने से पहले इन्फिल्ट्रेशन करके ये लोग हाइबरनेट करते थे। आज ये हाइबरनेट नहीं कर रहे हैं, ये चेंज ऑफ टैक्टिक्स है। नंबर 2, और जो लोकल पॉपुलेशन है, अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। जो पुराने मैंने जब 3-4 ऑपरेशन का नाम लिया है, उसमें भी जो इंक्वायरीज चली हैं उसमें लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो इनको शरण देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, अपने घर में रखते हैं।
तो ये एक दुखद की बात है। और ये शायद हो सकता है कुछ लोग, क्या ब्रिगेडियर साहब उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता ओवरग्राउंड वर्कर या इनका सपोर्टर जो सिंपैथाइजर है? देखिए सिंपैथाइजर को डील करने की जरूरत नहीं है। मेरे बिल्कुल डील करने की जरूरत है, और जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छा काम भी कर रही है। परंतु मैं फिर भी जम्मू कश्मीर पुलिस को एक थोड़ी सी सजेशन देना चाहूँगा कि जितनी हमारी पुलिस फोर्स है, एक्चुअली एज पर दी मैनुअल, हालांकि मैनुअल भी आउटडेटेड है, हर पुलिस में हर जगह पे, चाहे वो गांव हो शहर हो, एक कांस्टेबल की बीट होती है। अगर वो बीट कांस्टेबल हर जगह प्रेजेंट है तो फिर ये कोई सिंपैथाइजर नहीं आ सकता, बिकॉज उस बीट कांस्टेबल को पता है कि इस घर में कौन रहता है, कौन आया, कौन गेस्ट वगैरह वगैरह। तो यही कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्रीज में भी चलता है। पर हमारे यहाँ पे अपने पुलिस को इतने एक्सटर्नियस ड्यूटीज पर लगा रखा है, तो वो कहाँ करेंगे? अब जो बेचारे, मैं रेजिडेंट्स को भी ब्लेम नहीं करता, हो सकता है कोई रिलीजियस उनकी इंटेंशन हो तो वो उनकी मदद कर रहे हैं, या फिर पैसों के लिए करते होंगे, गरीबी तो है ही है, या फिर डर के मारे। गोली से तो सबको डर लगता है, किसको नहीं डर लगता? परंतु ये उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो मिल जाएं, जैसे पहले हमने वीडीसी बनाई थी, फिर वीडीजी की बात हुई, अगर ऐसी कोई एक्स सर्विसमैन की फोर्स वहां तैयार कर दें गांव लेवल पे, तो ये टैकल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सिटीजन्स को अवेयर होने की जरूरत है, एक आम नागरिक भी एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, जिसके पड़ोस में कोई ऐसा सस्पिशियस व्यक्ति आता है, वो इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को। देखिए मैंने आपको आई थिंक आपके ही चैनल पे कुछ 6-8 महीने पहले भी बोला था कि ये टेररिज्म खत्म करने की जो मेहनत है ना, इसका ठीकरा सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के ऊपर मत फोड़ो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस जो है वो लिमिटेड नंबर में होती है। और मैंने बोला एक्स्ट्रानियस ड्यूटीज भी लगा देते हैं। अब मैं आप चैनल पे नहीं बोलना चाहूँगा वो क्या है, बट अगर वो फोर्स प्रेजेंट हो और सिटीजन्स को ये समझ में आए कि यार ये आज ये गोली वहाँ चली है, हादसा किसी और के साथ हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, किसी की जान गई है, तो कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। पर हमारी जो साइकोलॉजी है वो हम सेफ हैं, वो शुतुरमुर्ग की साइकोलॉजी आप समझते हैं ना, कि हमने जब कोई डेंजर देखा तो अपना सैंड में अपना सिर दबा दिया, सोचा वी आर सेफ। तो ये वो बात नहीं है, ये अवेयरनेस सिटीजन्स को आनी है। प्लस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट का तंत्र है, उन्होंने सिटीजन को यकीन दिलवाना है कि अगर आप हमारी मदद करते हो तो आप सेफ हो। क्योंकि अगर इन्फॉर्मर बनता हूं तो टेररिस्ट मैं भी टेररिस्ट का टारगेट बनता हूं। अगर मेरे को वो प्रोटेक्शन भी दिलवाएं, ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सिटीजन जरूर साथ में आएंगे। और उनको ये समझना है कि ये जो हादसा कल किसी और के साथ आज हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे परिजनों के साथ भी हो सकता है। तो हमको भी अपनी आंखें खुली रखनी है। कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हम देखते हैं, सस्पिशियस बंदा देखते हैं, या सडनली गाँव छोटा सा होता है, एक आदमी बाहर से आता है तो ऑलमोस्ट सबको पता चलता है ये अपना नहीं है, ये बाहर का है, चाहे वो किसी का रिश्तेदार है नहीं है, वो वेरीफाई किया जा सकता है। अगर वो अननोन है तो क्यों आया है, क्या पर्पस है, और अगर आपको जरा सी भी लगती है इसकी भनक, तो आप नियरेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में आरआर है, आर्मी है, पुलिस है, जो भी आपको मिलता है आदमी, उनको आप इन्फॉर्म करिए। तो इस तरह से अगर सिटीजन्स की मिली भगत पूरी की पूरी कोऑपरेशन होगी, तभी हम इंसर्जेंसी से इसको निकल पाएंगे, और एक खुशहाली पीसफुल एनवायरनमेंट जहां पे आप सब लोग डेवलपमेंट हो सके, आपके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो सकें, तो उसी के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इसको शिफ्टिंग एपिक सेंटर को कश्मीर से पुंछ राजौरी में शिफ्ट करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, वो कारण मैंने आपको बताया ना कि वहां शिकंजा कस चुका है, तो यहाँ अब इन्होंने नीचे यहाँ कसा नहीं जा सकता। अब ये नहीं, आई एम श्योर JNK पुलिस, जैसे आपने हमारे नए DGP साहब आए हैं, स्वयं साहब, उनके आपने कुछ देखे हैं बयान, आपने कुछ बारों में, तो आई एम श्योर जो तंत्र है दे आर ऑन द जॉब। और ये एक दिन में काम नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। आर्मी वाले, पुलिस वाले पहले तो इकट्ठे बैठते ही नहीं थे, आज कम से कम, जैसे मैं जब इंसर्जेंसी में 3 बार रह चुका हूँ श्रीनगर में, तो ये एक किस्म की बड़ी बेकार सी बात होती थी, बल्कि कॉम्पिटिटिव एज होता था। अब वो नहीं है। और स्पेशली हमारे प्रेजेंट DGP जो हैं, इनके जैसी सोच रखने वाले खुद CID वाले हैं, जो आज CID के स्पेशल DG थे, तो इनको पता है एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। इनकी नॉलेज जो है आई एम श्योर इज बेटर देन एनीबडी एल्स। और ये और मेरे ख्याल में कुछ मीटिंग्स नॉर्दर्न कमांड GOC से हुई भी हैं 2 दिन पहले, मेरे को याद आ रहा, अखबार में कुछ था। तो कुछ ना कुछ जो स्ट्रैटेजी जो है, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जॉइंटली मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम मिलके, आई एम श्योर कुछ ना कुछ बना रही होगी। एंड इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, जब ये यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर ये नीचे जम्मू की तरफ आएगा। अब वो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वी शुड लीव इट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, बट सिटीजन्स को जरूर कोऑपरेट करना है। ये मेरी तरफ से बहुत बड़ी एक मैं बात समझता हूँ, उनकी कोऑपरेशन जरूरी है।
और इवन सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिटीजन्स को अवेयर कराएं और एक ऐसा कोई तंत्र बनाएं जिसमें सिटीजन उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनको ह्यूमन इंट दे सकें, चाहे वो ड्रोन की हो, बंदों की हो। जी ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि पुलिस पब्लिक मीटिंग्स होती हैं और लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता से बन जाती हैं, उनको मुझे लगता है कि फ्रूटफुल बनाना चाहिए। डू यू थिंक, एग्री? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये जो आप बोल रहे हो पब्लिक मीटिंग्स, पुलिस पब्लिक मीटिंग्स, या इवन फॉर दैट मैटर जो आरआर वाले सद्भावना, वहाँ पे इट इज़ मोर ऑफ ए फोटो ऑप। वो कोशिश करते हैं सामाजिक मुद्दों की बात करने की, भाई आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपको गिफ्ट दे देंगे या आपको कोई शाल उड़ा देंगे, मगर उसकी जगह पे अगर आप ये चीज़ें उनको सैनिटाइज कराएं कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स जो हैं, मैं आपको 100% कहता हूँ, आप दुनिया के कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो स्पेन कनाडा क्यों ना हो, जहां इंसर्जेंसी एक बार शुरू हुई आज तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि किसी ने ये इस बात को एड्रेस ही नहीं किया। सबको लगा इंसर्जेंसी है तो डंडे से जाएगी, डंडे से इंसर्जेंसी नहीं जाती। वहां बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर भी ज़रूरी होता है जो शायद प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। उसके अलावा जो नॉर्मल सिटीजन की भागीदारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तान में गरीबी है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बनी है, उसके बावजूद भी ये इस तरह का आतंकवाद दोबारा से रिवाइव करना, ये चिंता का विषय नहीं है? मैं यही क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था जी। आपके दर्शकों को मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं जी। देखिए, पाकिस्तान में जो हो रहा है हमको पता है। अब ये दाऊद की बात हुई और बहुत सारे आतंकवादी जो एंटी इंडिया हैं वो मारे जा रहे हैं, वो हमने देख लिया। अब वो रीजंस डिफरेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत इतनी ख़राब है, IMF की शर्तें हैं, FATF से अभी बड़ी मुश्किल से निकले हैं और खाने को कुछ है नहीं, फ्लड्स ने सब गड़बड़ कर दिया है। तो उनके पास अब सवाल यही है कि ये इंसर्जेंसी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर उनके पास हालत ख़राब है तो उनको इसको कम करना चाहिए, बिल्कुल सही सोचते हैं, परंतु ये लोगों को नहीं मालूम है कि जो इंसर्जेंसी अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान करता है या रेस्ट ऑफ द कंट्रीज करता है, उसका जो बजट है वो बजट पाकिस्तान के GDP से या डिफेंस बजट से या आम बजट से नहीं आता है जी। वो आता है जितनी भी खेती करते हैं ये ड्रग्स की खैबर पख्तूनख्वा में और अफगानिस्तान ज्वाइनिंग एरियाज में। यहां तक कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर ये बोल के कि उनको मैं नाम बोल रहा हूं उस पौधे का, उसकी खेती करने की इजाजत दी जाए जिससे हेरोइन बनती है जी। अब वो सारा का सारा पैसा अनअकाउंटेड पैसा है जो पाकिस्तान के आम बजट में नहीं है। वो सारा का सारा पैसा ISC ऐसे कंट्रोल करती है और वो ऑलमोस्ट पैरेलल इकोनॉमी है पाकिस्तान की। जितना आम बजट पाकिस्तान का इधर है इतना ही उधर है, तो उस पैसे का फ्लो तो बंद नहीं हुआ। ISI इंटैक्ट है, आर्मी ओन्स द कंट्री, हालांकि कंट्री ओन्स एन आर्मी, इंडियन आर्मी इज ओन्ड बाय इंडिया, बट वहां पे पाकिस्तानी आर्मी ओन्स पाकिस्तान, उल्टी बात है। तो बजट उनके पास है, पावर उनके पास है, ताकत उनके पास है, इस फैसले लेने के लिए उनको किसी सिविलियन गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, दे इंडिपेंडेंट, तो वो करते हैं। तो ये इंसर्जेंसी जो यहाँ पे है, इवन फॉर दैट मैटर जो ये नॉर्थ ईस्ट में फैलाते हैं या केरला में या और गड़बड़ियाँ फैलाते हैं, वो अनअबेटेड चलेंगी, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अमेरिका क्यों इसकी हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की है, उसकी वजह आपको क्या लगती है ब्रिगेडियर साहब? देखिए, अमेरिका जो है ना वो सब अपने अपने हित देखता है। अभी अगर आज पता, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, शायद पाकिस्तान आर्मी के चीफ जो हैं असीम मुनीर, वो अमेरिका में बैठे हुए थे, तो शायद वापस आएंगे नहीं। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कल तक तो अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, पाकिस्तान जाके चाइना की झोली में बैठ गया। फिर उन्होंने जब अफगानिस्तान से विड्रॉ किया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। अब वो पाकिस्तान का दोस्त था अफगानिस्तान, तालिबान, अब वो उनकी अनबन हो रखी है। बल्कि तालिबान इंडिया को बोल रहे हैं कि आप अपनी एम्बेसी खोलिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, और जैसे आपने $3 बिलियन की सपोर्ट हमें दी थी, आपके प्रोजेक्ट्स को हम करेंगे। और पाकिस्तान की तालिबान के साथ लड़ाई हो रही है बिकॉज ऑफ TTP और ISK ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। तो अब अमेरिका जो दोबारा वहाँ उनके चीफ बैठे हैं उनसे बोलने के लिए कि आप हमारी लैंड से इनको न्यूट्रलाइज करिए। जैसे उन्होंने अल-जवारी को मारा था, वो ड्रोन तो पाकिस्तान से उड़ा था ना। लॉजिस्टिक बेसिस अभी भी पाकिस्तान देता है अमेरिका को, इवन अनबन के वजह से के बाद भी। तो अमेरिका का कोई जो सिस्टम है ना, कोई वो मैं बोलूँगा कि उनका एक ही रिलीजन है, वो है उनका अपना इंटरेस्ट जी। जहाँ इंटरेस्ट बनता है वो बंदे को जोड़ लेते हैं, जहाँ नहीं करता है उसको वो छोड़ देते हैं। और ऐसे ही एक पाकिस्तानी आई थिंक बड़े सीनियर बंदे हैं तो 15 साल पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान इज यूजिंग अस लाइक ए होर, यूजेस अस एंड थ्रो अस।
तो वो लव एंड हेट रिलेशनशिप चलती रहेगी। वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीजा वी इंडिया, इंडियन ओशन एंड सेंट्रल एशिया, एशियन रीजन में। जी। तो पाकिस्तान को अमेरिका जब यूज़ करना चाहेगा ले लेगा, जब छोड़ना चाहेगा छोड़ देगा। लेकिन ये आतंकवाद कब खत्म होगा? आपने खुद कहा कि ये जब शुरू हो जाता है इंसर्जेंसी तो खत्म नहीं होती है, लेकिन एक उम्मीद थी 5 अगस्त 2019 के बाद बदलाव तो जरूर आया है। देखिए बदलाव आते हैं, मैं सिर्फ ये बोलूंगा क्योंकि मैं भी आतंकवाद के ऊपर मेरी पीएचडी है जी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि आतंकवाद, पहली बात तो मैंने स्टेटमेंट बोली कि 100% कभी खत्म नहीं होता। बाकी ये कर्व चलती रहती है ग्राफ की, कभी ऊपर कभी नीचे। अब ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री का क्या इंटरेस्ट है। अब ये आतंकवाद जो है, ये जो आपके वैगनर ग्रुप्स हैं, रशिया नहीं ऑपरेट कर रही है, आतंकवादी नहीं है। फिर CIA के जो गुर्गे हैं उन्होंने नहीं पाल रखे ये सारे आतंकवादी। कहाँ किसके अगेंस्ट यूज करना है एज अ स्टेट पॉलिसी इन ए कोवर्ट मैनर। ओवर्टली नहीं बोलेंगे बट कोवर्ट मैनर से सबको बनाए रखेंगे। अभी ये जो लड़ाई भी चल रही है, आपकी शिफ्ट हो गई है मिडिल ईस्ट में यूक्रेन से, तो ये जब तक उनकी आर्म्स इंडस्ट्री चल रही है, इकोनॉमी किन कंट्रीज की ऊपर जा रही है, तो वो चलती रहेगी। जिस दिन वो खतरा बढ़ गया तो ये आपस में मिलकर एक दूसरे को रोक देंगे जी। तो ये सब डिप्लोमेसी है, आम आदमी की समझ से बाहर है। और इसमें पिसता आम आदमी है, या गरीब मुल्क पिसेगा जी। और जो बड़े खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्ट्रेटेजी आतंकवादियों ने कश्मीर में अलग से स्ट्रेटेजी बनाई, हाइब्रिड टेररिज्म, और इधर अलग बनाई है। इसकी वजह क्या है? हाँ, ये बेसिकली स्ट्रैटेजी जैसे टेररिज्म स्ट्रैटेजी टेररिस्ट बनाते हैं तो हम उनको काउंटर करते हैं, वो फिर उसको एक स्टेप आगे रहना पड़ता है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। तो जब उन्होंने देखा कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करने से भी काम नहीं बन रहा, या उनके जो शिकंजा है वो कस गया है, मॉनेटरी चीज़ें, हवाला शवाला सब टाइटन हो गया है, प्रॉपर्टी सीज हो रही हैं, तो उन्होंने हाइब्रिड टेररिस्ट खोजने शुरू कर दिए। जिसको आप मुझे बताइए हाइब्रिड टेररिस्ट क्या होता है जी। कि एक आदमी जो है वो नॉर्मल है। अब हम गरीब देश के लोग हैं, अगर हम कोई 5-7 लाख रुपए का प्रलोभन लेकर के उसको बोलता है कि भाई मुझे आज फलानी जगह मिल जाना, इसी बैंक के बाहर जैसे हुआ श्रीनगर में जी, तो वहाँ मिल जाना, उसकी जेब में वो चुपके से पिस्टल डाल देगा। तुम पिस्टल डाल के अंदर जाके गोली चला के बाहर आके पिस्टल वापस दे देना, तुम इधर निकल जाना, मैं उधर निकल जाऊंगा। अब सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ सिर मारती रहेंगी? लकीली CCTV कैमरा मिल गया तो बंदा पहचाना गया। आप मुझे बताइए कैसे पहचानोगे जी। अब ये बड़ी सफल स्ट्रैटेजी है टेररिस्ट की। खैर इसको भी काउंटर कर लिया गया है। जो बंदे हाथ में आए उनको आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे रहे हो, जो पाकिस्तान भागे हैं उनकी प्रॉपर्टियां सीज कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत कॉशन आ जाता है। तो इसी तरह से पहले जब कश्मीर में काम नहीं चला तो इसको कहाँ शिफ्ट करने हैं? मुगल रोड फर्स्ट क्लास बन गया, हाईवे है, तो नाउ प्रॉपर हाईवे है, तो लेट्स शिफ्ट इनटू रजौरी पुंछ, क्योंकि वुडेड फॉरेस्टेड है, अंडुलेटिंग एरिया है, मुश्किल है पकड़ पाना। अब वहाँ से जब वहाँ पे भी शिकंजा कसेगा तो साउथ में आना शुरू करेंगे या कहीं और जाना शुरू करेंगे। जैसे पहले पंजाब में थे, पंजाब से J&K में आए। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज हैं प्लान होती रहेंगी और वन स्टेप आगे चलते रहेंगे। खत्म ये तब तक नहीं होगा। साहब बार बार मुगल रोड का जिक्र कर रहे हैं, क्या मुगल रोड भी एक कारण है? देखिए मैं तो मानता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ मैं तो मानता हूँ फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू मुगल रोड की जो डेवलपमेंट हुई है ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपने कम्युनिकेशन अच्छा किया, लोगों की खुशहाली होगी। परंतु ये खुशहाली हर चीज के, अच्छी चीज के कुछ बुरे पॉइंट्स हैं। ये कौन आ गया है यहाँ पे, क्योंकि ये डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज हैं, छुपना आसान है। जैसे साउथ कश्मीर में तराल जाते थे, अदरवाइज प्लेन एरिया में थोड़ा उनके पास छुपने का तरीका, तराल के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ थे। अब वही चीज़ें इनको यहाँ मिलती हैं उसी ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है, पुलिस डिप्लॉयड है, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड है, परंतु वो उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। जी रेड्डी साहब, क्या आपको लगता है कि एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी थी तब ये हुआ है? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा एजेंसी से कोऑर्डिनेशन कमी नहीं थी। ये है कि जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना के, प्लानिंग बना के एक डिफेंसिव सिनेरियो बना रखा था, उन्होंने एक स्टेप आगे निकल गए हैं आपसे जी। तो अभी आपको भी कुछ करने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं जी। क्या किया जा सकता है? आपने कहा वो कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, अभी कि इसको आतंकवाद मुक्त बनाया जाए दोनों ट्विंस डिस्ट्रिक्ट्स को, ये चिंता का विषय बना हुआ है। नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय। मैं शुरुआत जनवरी में ही, मेरे ख्याल में 1 जनवरी को ढांगरी हुआ था, अब दिसंबर में देखो क्या हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला ना ये शिफ्ट हुआ है रिसेंट टाइम में जी। तो डांगरी से मैंने भी डांगरी से ही शुरू किया था, हालांकि पहले भी छोटी-छोटी घटनाएं होती थी, पर मेजर जो चीजें हैं वो यहाँ से हुई हैं। और अब मेरे हिसाब से, खैर अगर मैं बैठा नक्शे खोल के बैठा होता तो कुछ और बात बताता, बट यहाँ मैं अभी सिर्फ इतना जरूर बताऊंगा कि अगर जो
ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, उनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि मैं कहता हूं कि अगर जैसे डांगरी हुआ तो हमारे होम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि 18 कंपनी सीआरपीएफ की हम और लगा रहे हैं, ये गलत बात है। उनको पहले पूछना चाहिए एक्सपर्ट से, यहाँ पे जितने बूट्स आप ग्राउंड पर डालोगे उससे लोगों की इनकन्वीनियंस बढ़ेगी, तो आपके अगेंस्ट जाएंगे। इसके अलावा आप ये 18 कंपनियों के बजाय 1800 इंटेलिजेंस आदमी यहाँ लगाओ जो इसी बात पे जाएं, पता करें कौन है यहाँ पे सिंपथाइजर, कौन सपोर्ट दे रहा है, कौन फ़ोन कर रहा है, कौन खाना खिला रहा है, और उनको पकड़ो। ये पहली चीज़। और दूसरी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, सिटीजन्स की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। उनकी अवेयरनेस कराना कि भैया आपकी मदद के बिना ये काम खत्म नहीं हो सकता, और अल्टीमेटली आप ही इसके विक्टिम हो, और अगर खत्म हो गया तो इसके फायदे वाले भी, बेनिफिट भी आप ही हो। तो अपने लिए काम करो, किसी के लिए मत करो। वो मेंटालिटी मत रखो कि भाई मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं सेफ हूँ तो कोई बात नहीं। कहावत है, लोग कहते भी हैं, पुलिस की इशारे के बिना कुछ नहीं होता है, और पुलिस किसी के घर में कोई जुआ खेल होता है तो वहाँ भी जाके पकड़ लेती है। लेकिन ये चीज़ें उनको कैसे नहीं पता चलता कि एक सस्पिशियस व्यक्ति कोई किसी के घर में ठहरा हुआ है। और मुझे लगता है कि एक एसएचओ या पुलिस पोस्ट का जो इंचार्ज होता है उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फेलियर भी माना जा सकता है। मैंने आपको बोला ना, एसएचओ के पास अगर मान लो 400 बीट्स हैं किसी शहर में, पर उसके पास 400 कांस्टेबल नहीं होंगे, मे भी हो सकता है ऑथराइज स्ट्रेंथ पे पोस्टेड हों, मगर वो कहीं बैठे होंगे किसी ब्यूरोक्रेट के घर के बाहर जी, जो सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए है। तो इस किस्म की रिफॉर्म्स अगर लाएंगे तो थिंग्स वुड बी बेटर। जी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब अब रजौरी तक पहुंचे हैं, पूंछ रजौरी, उससे आगे भी आएंगे मेरे हिसाब से तो 100% आएगा। जम्मू भी टारगेट हो सकता है। जब ये पूंछ रजौरी पे शिकंजा कसेगा, जो कसा जा रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि आफ्टर ऑल कश्मीर में भी 2-2.5 साल लग गए उनको टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। जी, तो वो जो कर रहा है तो बस उसी प्रोसेस में काम चलता जाएगा। जी, आतंकवाद की दृष्टि से आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद में बदलाव आया है? 100% आया है। हालांकि कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं हैं, क्योंकि वो टीवी चैनल्स पे बात करते हैं कि आप वो एग्जांपल्स भी देते हैं, सिलेक्टिव एग्जांपल्स देते हैं, मगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी बात यूज़ करता हूँ, पीडीपी के जो प्रवक्ता कई बार मेरे से लड़ते भी हैं कि आपको क्या पता यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स क्या है, काम करता था। मैं कहा मुझे पता है, क्योंकि मैं उसका हिस्सा था। तो वो काम नहीं करता था, आज वो काम कर रहा है। एंड रिजल्ट्स आप फिगर्स देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, वो आपको बता देंगे। जी। और जो लोग टूरिस्ट जाते हैं श्रीनगर में, जो आज से 5-6 साल पहले तक जाते थे या आज जा रहे हैं, उनसे आप बात करके देख लीजिए। मैंने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू लिया, उनको पूछा है भाई आपको क्या डिफरेंट लगा, एंड दे हैव गिवन द अकाउंट्स। तो फ़र्क तो पड़ा है जी। 370 जो आतंकवाद को, वो बात अलग है। जम्मू को जो बेनिफिट होना चाहिए था, हमने सोचा कि इंटीग्रेशन परमानेंट हो गई है, ये तो हमारी डोगरी एंटिटी खराब हो रही है। बगैर साहब, आपको क्या लगता है कि ये कश्मीर से बगाया मुगल रोड आए हैं या इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं? नहीं, आए इन्फिल्ट्रेट करके ही हैं, बट उनका रूट ये था। जी, देखिए ना, ये मुगल रोड कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में कुछ न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं, ना पकड़े जा रहे हैं, वापस तो नहीं चले जाते हैं? नहीं, पॉसिबिलिटी तो है। देखिए 100% सीलिंग नहीं हो सकती जी। सीलिंग का जब आप, जैसे आपने अगर आरएसपुरा की फेंस देखी होगी आपने, वो डबल फेंस होती है, और उसको हर कोई भी ऑब्स्टेकल हो दैट मस्ट बी कवर्ड विद फायर। जी, अगर उस ऑब्स्टेकल को आप फायर के साथ कवर नहीं कर सकते, वो तो रस्सियां काट के चला जाएगा, जैसे अभी हमास ने किया। आपने कैमरे लगा दिए, फेंसिंग लगाई थी, परंतु आप उसको मैन नहीं कर रहे थे। जी, यहाँ उसको किसी कंट्रोल सेंटर से कैमरे देख रहे थे, फिजिकली फायर पावर से डोमिनेट नहीं कर सकते थे। तो वो कैसे बुलडोजर आके लेके चले, मार के चले गए। तो सेम चीज अगर यहाँ पे आरएसपुरा में वो बुलडोजर लाएंगे तो आप एकदम बीएसएफ फायर करेगी, क्योंकि नजर आ रहा है सामने और बंदे खड़े हैं वहां पे। यहाँ क्या है कि आप अगर चौकियों के ऊपर आपने चौकियां बना भी रखी हैं, नीचे क्यों नाले हैं, थोड़े रिवाइंस हैं, डिफरेंट किस्म के अंडुलेट, ये छुपना आसान है। 100% कवर करना एक इम्पॉसिबल है, वो फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। तो उसकी वजह से आप फायर कैसे करोगे? वहां पे आपने लगा दी वायर, उसमें करंट भी छोड़ दिया, वो करंट उसको किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से आगे वो उसको काट के बीच में से स्नीक करके निकल आया। एक फुटी तो काटनी है, कितनी काटनी है, चुप करके रात के अंधेरे में निकल आया वो। सेंट्री को पता ही नहीं चला। अगर सेंट्री को यहाँ तो ऑब्जर्वेशन होती, अभी खैर इंफ्रारेड भी है वहाँ पे, IR डिवाइसेस भी हैं, पता चल जाता है हिलने से। अभी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स लिए जा रहे हैं और इनको गैप्स को प्लग किया जा रहा है, बट कितने गैप्स को प्लग करोगे आप? जी, वो भी वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। तो आना और जाना आप उसको रोक मना नहीं कर सकते। और चूंकि उसके बाद आपके पास पूरी हाईवे अवेलेबल है टू रीच
द वैली इज अ प्रेफर्ड लोकेशन। ड्रोन टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हो, कितनी घातक है? ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा घातक है जी। हम लोग तैयार नहीं थे। जैसे आपने अर्मीनिया वॉर में देखा, पहली बार ड्रोन्स लगे जी। और अजरबैजान ने अर्मीनिया को एकदम से वाइप ऑफ कर दी। जी। यहाँ भी इन्होंने क्वाडकॉप्टर्स यूज़ किए हैं और उसमें ड्रग्स भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, पिस्टल आती है कुछ राउंड्स के साथ। छोटा ड्रोन सा डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है रादर। अगेन जब तक विजुअल ऑब्जर्वेशन ना हो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जी। अब उसको काउंटर करने के हमारे पास काइनेटिक मीन्स हैं, हमारे पास अपना इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, बट नज़र तो आए उसके। बट मैं फिर भी कहता हूँ सिटीजन कोऑपरेशन यहाँ ज़्यादा है। अगर वो हथियार लेके आता है या ड्रग लेके आता है या पैसा लेके आता है, वो किसी को तो देना है ना। जी। देने वाला आदमी अगर आप बंद कर दो, ड्रोन से भी ड्रॉप करता, किसी को देता तो है वो देने लिंक्स तो वाला है उनका। देने वाला अगर आप पकड़ लो तो क्या करे, फेंकता रहे। जी, जी। आप सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे अगली पेट्रोलिंग में जाके उठा के ले आएंगे पुलिस वाले। जी। तो जब और वो जो काम के लिए भेजा है वो तो नहीं हो पाएगा। जी। नार्को टेररिज्म और टेररिज्म का लिंक कैसे देखते हैं आप? किसका? नार्को टेररिज्म और टेररिज्म। वो नार्को टेररिज्म मैंने आपको बता दिया ना। जी। अब सारा का सारा जो पैसा ये कहाँ उसके से आ साथ रहा है? जुड़ता है ना, क्योंकि अगर आप कुछ पैसे भेजोगे, नशा भेजोगे, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो ओवरग्राउंड आपका वर्कर बन जाएगा। तो ओवरग्राउंड बंदा यही है ना, उसको आपने नशा भेजा। आप बहुत सारे वैली में इवन अभी भी बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बोल रही हैं कि जम्मू के लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। तो ये नशा कहाँ से आ रहा है? उसके तो ट्विन पर्पस हाल हो रहे हैं, दो फायदे हो रहे हैं। एक तो वो यूथ को खराब कर रहा जी। है, प्लस जो पैसा आ रहा है वो टेररिज्म के लगा रहा है। जी। तो दोनों तरह से उसका फायदा है ना। जी। तो बेसिकली तो ये है ही नार्को टेररिज्म है। इसको टेररिज्म कहना बंद करना चाहिए, परमानेंट नार्को टेररिज्म बोलना चाहिए। स्पेशली जब से ये पाकिस्तान की माली हालत खराब हुई है, जी। वो सारा का सारा पैसा वहीं से आ रहा है। कहाँ? कैनबीज, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। कैनबीज। इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला कैनबीज ग्रो करने की परमिशन तो है। हाँ। उसको प्रमोट करिए। ये अच्छा। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर के ऊपर बात कही गई है। जी। तो क्या मतलब है इसका? ये कैनबीज में वो हेरोइन बनेगी। वो कहते हैं कि सारा का सारा जो 99% ड्रग्स है दुनिया का वो यहाँ बनता है। वो आता है पहले पाकिस्तान में, फिर चलता है इंडिया में, बांग्लादेश में, साउथ एशिया और सिंगापुर में, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ से दुनिया भर में ये फैलता है। जी। तो ये तो दुनिया भर के सारे कंट्रीज को एहसास होना चाहिए कि जो उनके कंट्रीज में ड्रग्स आ रही हैं 99% यहाँ से आ रही हैं। जी। तो उनके भी तो यूथ के लिए खराब है। जी। तो उसको ठीक करना चाहिए। जी। अब और मजेदार बात यह है कि इंस्टेड ऑफ इसको कंट्रोल करने के, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हाँ। पार्लियामेंट ने कहा नहीं, आज स्विट्जरलैंड में कल कहा है जी। कि हम परमिशन देंगे यूज ऑफ ड्रग्स इन ए कंट्रोल्ड मैनर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। दवाइयों के लिए मैं मानता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए वो कंट्री कह रहा है कि और लोग आके ड्रग्स लो। अब ये कोई ड्रग लॉबी वाला बंदा होगा, गवर्नमेंट के पीछे बैठा होगा, उनको सपोर्ट कर रहा होगा कि उसके पैसे बिके, पैसे आए। जी। तो ये जब तक हम आदमियों की पर्सनल वो हैं, जी। तब तक तो ये काम खत्म होने वाला है नहीं। जी। भैया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।